नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी महाजनपदों के बारे में। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्यकाल। दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है हर्ष, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन जो है वो है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सैंड्रो-कोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? पहला ऑप्शन है हमारा विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी है बी स्मिथ ने, ऑप्शन सी है आर के मुखर्जी ने और ऑप्शन डी है डी आर भंडारकर ने। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वर्णगिरी, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है तोसली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा व्यक्ति था वो था बिंदुसार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी या लिखी जाती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है नंदनागरी, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है खरोष्टी। तो दोस्तों देखिए, जो दाईं ओर से बाईं ओर यानी कि इधर से इधर के लिए जो लिखी जाती थी वो हो जाएगी हमारी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि ही दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी भेजा गया था। इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन है, पहले तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है जस्टिन। तो जो यूनानी राजदूत था वो था हमारा मेगास्थनीज और यही इनके शासनकाल में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है अशोक ने, तीसरा है गौतम बुद्ध ने और चौथा है कनिष्क ने। दोस्तों देखिए, जो सारनाथ का स्तंभ है उसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है?
तो दोस्तों 4 अभिलेख दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किसमें अशोक का नाम, यानी कि सम्राट जो अशोक था उसका नाम उल्लिखित है। पहला ऑप्शन है हमारा भाब्रू अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है 13वां अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है रुमिनदेई अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है मास्की का लघु शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मास्की का लघु शिलालेख जो था वो उसी में अशोक का नाम उल्लेखित है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था। तो देखिए दोस्तों, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण यानी कि राजस्व इकट्ठा जो करते थे वो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना है आपको सही ऑप्शन कौन सा है। पहला है समाहर्ता, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक, तीसरा है अंतपाल और चौथा है प्रदेष्टा। तो उसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा समाहर्ता, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा भाग एवं बलि थे। देखिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाग एवं बलि जो हैं वो थे, कौन थे आपको ऑप्शन बताने हैं। सैनिक विभाग के थे, राजस्व का स्रोत, या धार्मिक अनुष्ठान, या फिर प्रशासकीय विभाग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राजस्व का स्रोत को ही भाग एवं बलि कहते थे। भाग एवं बलि जो है वो राजस्व का स्रोत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा 1 और 10 शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 और 11 शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2 और 13वां शिलालेख, डी ऑप्शन है हमारा 2 और 14वां शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 13वां शिलालेख जो है वो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक जीवन, तीसरा है धार्मिक जीवन, और चौथा है सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राजनीतिक जीवन, यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से ही संबंधित है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं आर्थिक पे लगा के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। देखिए दोस्तों उस संत का नाम बताना है जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया था। तो पहला हो जाएगा विष्णुगुप्त, दूसरा हो जाएगा उपगुप्त, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, या चौथा बृहद्रथ। तो दोस्तों जिसने अशोक को जो है बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया था वो थे हमारे उपगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का दोस्तों बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा सूची से संबंधित है और इसे हम लोगों को कोट बनाना होगा एक, फिर उसमें आंसर देखना होगा कौन सा सही है। देखिए दोस्तों पहली जो सूची है उसमें दिया गया है शासक, और दूसरी जो सूची है उसमें दिया गया है उपनाम। तो इसे हमें मिलाना है और बताना है कि कौन किसका उपनाम था। चलिए इसे मिलाते हैं दोस्तों। पहला हम लोग उठाते हैं, देखिए दोस्तों चाणक्य जो हैं वो विष्णुगुप्त कहे जाते थे, ठीक है ये तो हो गया। अगला है चंद्रगुप्त को हम लोग कहते थे सैंड्रोकोट्स, ठीक है इसका ये हो जाएगा दोस्तों।
और बिंदुसार जो हैं वो कहलाते थे अमित्रघात, इसका ये हो जाएगा। और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सूचियाँ समझ में आती होंगी, और अच्छी अगर लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? देखिए दोस्तों, अशोक के समय एक तुर्मय नाम का व्यक्ति था जो राजा था। आप लोगों को बताना है कहाँ का राजा था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला मिस्र, दूसरा ऑप्शन है कोरिंथ, तीसरा है मैसिडोनिया और चौथा है सीरिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उत्तर ए, यानी कि मिस्र का राजा जो है वो तुर्मय था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त का महल जो है वो पाटलिपुत्र में बना था, और वो किसका बना था ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है ईंटों का, दूसरा है पत्थरों का, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है मिट्टी का। तो दोस्तों इनका जो महल बना हुआ था वो था लकड़ी का। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि जो टालमी द्वितीय है वो कहाँ का शासक था। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सायरोन, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा है मकदूनिया, ऑप्शन डी है सीरिया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये भी जो था वो मिस्र का ही था। ठीक है, यानी कि 17 का जो है डी सॉरी बी हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? देखिए दोस्तों, अब अशोककालीन का एक अभिलेख है और जो किस में है, खरोष्टी लिपि में है। उसका बताना है कौन सा अभिलेख है। चलिए दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी है गिरनार, ऑप्शन सी है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी है मेरठ। तो दोस्तों देखिए, जो खरोष्टी में है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी, ये हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार जो है इन्हीं के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। देखिए दोस्तों, अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्होंने हिंदू धर्म को भी अपनाए रखा था। तो ये जो है इसका प्रमाण हमें बताना है, किस प्रमाण में मिलता है ये। पहला ऑप्शन दिया गया है तीर्थ यात्रा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन सी है देवनाम्पीय की उपाधि, ऑप्शन डी है पशु चिकित्सालय खोले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि
देवनाम्पिय की उपाधि में। पता लगता है कि ये बौद्ध धर्म से भी जुड़े हुए थे और हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिली है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में सम्राट अशोक की एक शिलालेख मिला है और ये जगह दी गई कि कौन सी जगह से मिली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसे देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा ऑप्शन है पौड़ी, तीसरा है टिहरी, ऑप्शन डी है कालसी। तो दोस्तों ये जो शिलालेख मिला है ये मिला है ऑप्शन डी यानी कि कालसी से मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। देखिए कुछ दक्षिणी राज्य दिए गए हैं उनके नाम और आपको बताना है कि अशोक के अभिलेखों में कौन से दक्षिणी जो है राज्य उसका उल्लेख नहीं मिलता है। पहला दिया गया है चोल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पांड्य, तीसरा दिया गया है सत्यपुत्र और चौथा दिया गया है यानी कि ऑप्शन डी सातवाहन। तो देखिए दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें सातवाहन का उल्लेख नहीं मिलता है यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। दोस्तों ये स्थान का नाम दिए गए हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि किस राज्य के कौन से स्थान पर जो है ये गुर्जरा लघु शिलालेख है और ये अशोक का जिसमें नाम मिलता है। पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राजस्थान के जयपुर ज़िले में, या चौथा ऑप्शन बिहार के चंपारण ज़िले में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में जो है अशोक का शिलालेख मिला है और यहीं पर गुर्जरा लघु शिलालेख जो मिला है उसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग है सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है सोहगोरा ताम्रपत्र, दूसरा ऑप्शन है अशोक का रोमिनदेई स्तंभलेख, सी ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति और डी ऑप्शन है चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए सोहगौरा ताम्रपत्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान बताना है आप लोगों को जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी है अनुराधापुर, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है मास्की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर में ही प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके। पहला ऑप्शन है मोहरों पर, दूसरा ऑप्शन है पत्थरों की पट्टियों पर, ऑप्शन सी है स्तंभों पर और ऑप्शन डी है सिक्कों पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सैंड्रो कोट्स
चंद यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये आप लोगों को बताने हैं कि किसने सैंडोकोट्स और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है प्लिनी, बी ऑप्शन है जस्टिन, सी ऑप्शन है स्ट्रेबो, डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जस्टिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी है नवा मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है रुद्रदामन और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो सूची दोस्तों इसमें दी गई है और सूची के हिसाब से ही हमें कोट बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। पहला बोला पहली सूची में और दूसरी सूची को मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, बताना है इसमें किसके कौन से पद को क्या कहा जाता था। पहला देखिए दोस्तों दिया गया है धर्मस्थीय जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 से मिलान हो जाएगा दीवानी न्यायालय से। फिर है दोस्तों कंटक शोधन, तो कंटक शोधन जो है वो हो जाएगा फौजदारी से। फिर है प्रदेष्टा जो है वो हो जाएगा फौजदारी न्यायाधीश से, ये इससे मैच हो जाएगा। अगला है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक हो जाएगा दीवानी न्यायाधीश से। चलिए दोस्तों इसका कोट बनाते हैं। तो कोट इसका बन रहा है दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो इसका कोट बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार, ठीक है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये कुम्हरार होगा और ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है इसका वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एक और सूची आ गई दोस्तों और इसे मिलाना है हम लोगों को। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। पहली वाली सूची में जो है मौर्यकालीन अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी सूची में जो है वो वर्तमान नाम दिए गए हैं, यानी कि पहले उन्हें क्या बुलाते थे मौर्य काल में और वर्तमान समय में क्या बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलाते हैं इसे। देखिए पहला दिया गया है एग्रोनोमोई, तो एग्रोनोमोई जो है वो हो जाएंगे हमारे ज़िले का अधिकारी, इसे बुलाते थे मौर्य काल में एग्रोनोमोई। दूसरा है हमारा शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान समय में बुलाए जाते हैं व्यवसाय एवं व्यापार कर अधिकारी, तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों। फिर है शीताध्यक्ष जो है वो हमारे जुड़े हुए हैं कृषि भूमि का अध्यक्ष से
और अकाराध्यक्ष जो है वो खानों का अध्यक्ष कहलाते थे। दोस्तों इसका सही कूट कौन सा बन रहा है देखते हैं। इसका सही कूट जो है वो बन रहा है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। इसमें लिखा है चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहला है अजय, दूसरा है चाणक्य, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी है देवगुप्त। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों अभी हमने बताया भी था आप लोगों को किसी सीता अध्यक्ष के बारे में, और यहाँ पर आ गया है सीता से क्या तात्पर्य। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक देवी, ऑप्शन बी है एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी है ऊसर भूमि, ऑप्शन डी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ही सीता कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बराबर पहाड़ी पर जो है कुल 4 गुफाएं हैं, यानी कि ये सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, यानी कि 3 गुफाओं पर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ये जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है, यानी कि यही हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है दोस्तों, यानी कि यही सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी मापतौल का अध्यक्ष था। देखिए दोस्तों इसमें आपको बताना है मापतौल का अधिकारी और वो अध्यक्ष था। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पोतवाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है पांड्याध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है सीताध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन डी अकराध्यक्ष। दोस्तों इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा पौतवा अध्यक्ष, यही जो है इन्हीं को मापतौल का अधिकारी भी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। दोस्तों आपको ये स्रोत बताना है और बताना है कि उसमें ये उल्लिखित था कि भारत में दास्ता नहीं थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए 4। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है मुद्रा राक्षस, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज की इंडिका और डी ऑप्शन है वायु पुराण। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका में ही ये उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था।
दोस्तों अशोक के जो है स्तंभ था उसे हटाकर फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में उसे हटाकर एक स्तंभ को जो है दिल्ली मंगाया गया था। और वो कौन सा अभिलेख है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए हमारा मेरठ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है टोपरा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है बैराट अभिलेख, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा, यानी कि ये भी था इसमें और ये भी था, दो थे जो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगाए थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। देखिए दोस्तों कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के द्वारा लड़ा गया था और इसका विवरण जो हमें किस शिलालेख में मिलता है बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया गया है 13वें शिलालेख द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रुमिनदेई स्तंभलेख द्वारा, सी ऑप्शन है हैंसांग के विवरण द्वारा और डी ऑप्शन है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 13वें शिलालेख में ही हमें ये पता लगता है कि अशोक द्वारा कलिंग युद्ध किया गया था, कलिंग में युद्ध किया गया था। ठीक है, तो 39 का जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए है, यदि आप लोगों को इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और प्रश्न हमारा है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कनिंघम, सी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप और डी ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर। दोस्तों हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, प्लीज़ अपना जवाब लिखकर भेजिए। और चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल का हमारा प्रश्न था, सूची मिलानी थी हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों उसकी सूची मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा कोड बन रहा है। देखिए दोस्तों एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है, हमें ये मिलाना था। चलिए मिलाते हैं इसे। पहला जो हमारा कुरु वो हो जाएगा हमारा इंद्रप्रस्थ। पांचाल जो है इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। कौशल की जो राजधानी थी वो दोस्तों थी श्रावस्ती। और वत्स जो है उसकी राजधानी है कौशाम्बी थी। तो इसका जो कोड सही बन रहा है वो बन रहा है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कल का प्रश्न जिसे हम लोगों ने हल किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सही किया होगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।